हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CMA US सेक्शन ए पार्ट 1 के सीरीज़ में, जिसमें हम सेक्शन ए जो कि है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। आज हम 7th वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारा 7th चैप्टर विच इज़ ऑन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अभी तक हमने P&L, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा। अब हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग देखते हैं। अच्छा, अभी तक हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे तब तक अभी हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे थे कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, कैसे असेट आता है कैलकुलेट होता है, कैसे लाइबिलिटी जनरेट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ रहे थे। हम लोग ने ये देखा कि कहीं भी हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इस पिक्चर में आती है। क्योंकि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में क्या होता है ना कि हम जो नंबर्स के अलावा बाकी फैक्टर्स हैं ना उनको कंसिडर भी करके रिपोर्ट करते हैं। तो उसी के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे और समझेंगे। अच्छा, क्योंकि ये नंबर से रिलेटेड नहीं है, ये क्वालिटेटिव फैक्टर से रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होगी कि जो आपको क्या बोलते हैं समझनी पड़ेगी। क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में वो थियोरेटिकल होंगे, वो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। एक बार कैलकुलेटिव होता है तो ठीक है, हमको पता है, हम नंबर्स से कैलकुलेट करके फिगर आउट कर लेते हैं। बट जिन लोगों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करने में ईजी लगता है और थ्योरी करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ना, उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ समझ के चलना है। और आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, तो मैं आपको हर एक चीज़ एकदम आराम से समझाते हुए चलूँगी। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। अच्छा, पहली बात तो कि क्या हुआ ये आया क्यों इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का पिक्चर में आया क्यों। तो हुआ क्या कि यू आर द CFO ऑफ अ मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, योर एनुअल रिपोर्ट शोज रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, earning per share is up by 18%, yet your large institutional investor just sent a warning letter questioning your company's long term viability. आप एक बहुत बड़ी कंपनी के CFO हो, सर्टिफाइड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, और क्या बोलते हैं, आपका जो एनुअल रिपोर्ट है यानी कि आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, 18% ज़्यादा मिल रहा है पिछले बार के कंपैरिजन पे अपने शेयर इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन तब भी जो आपके लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, मतलब मान लो मेरे कंपनी में गोल्डमैन सैक्स ने इन्वेस्ट करके रखा है, मेरे कंपनी में JP मॉर्गन ने इन्वेस्ट करके रखा है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों ने क्या किया, मेरे को एक वार्निंग लेटर भेजा ये पूछते हुए कि क्या लॉन्ग टर्म में मेरी कंपनी चल पाएगी या नहीं। चलो अभी तो सब चीज़ अच्छा चल रहा है, बट आगे जाके अच्छा कर पाएगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी क्या कर रही है, मेरी कंपनी इज़ डिप्लीटिंग दी ग्राउंड वाटर, मतलब मेरी कंपनी जो इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रही है। एम्प्लॉय टर्नओवर हैज़ डबल्ड, एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब बहुत ज़्यादा रेट पे लोग मेरी एम्प्लॉयज़ जो है मेरी कंपनी में आ रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं। देन लोकल कम्युनिटीज़ आर फाइलिंग नॉइज़ कंप्लेंट्स, जो आसपास की लोकल लोग रह रहे हैं वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं मेरे कंपनी के खिलाफ़ कि हम लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। और मेरे जो 2 की सप्लायर्स हैं, मतलब जो मेरे को मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ फाइनेंशियल कोलैप्स, मतलब कि वो एकदम क्या है ना, बैंकरप्ट होने वाले हैं, उनका दिवालिया हो गया है, वो जैसे बोलते हैं वो हो गया है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन कि हम अपने इन्वायरमेंट को पल्यूट करें, मेरे एम्प्लॉयज़ इतनी जल्दी जल्दी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, फिर मैं बहुत ज़्यादा मेरी कंपनी शोर मचा रही है जिसके वजह से लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं आसपास के, और मेरे सप्लायर्स भी अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं मेंशन है, बट ये हमारी कंपनी को आगे लंबे समय में जाके इम्पैक्ट करने वाली है। सो बोर्ड का क्वेश्चन आया, जो मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे मेरे कंपनी के, उनका क्वेश्चन आया, हाउ डू वी शो इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स दैट वी आर बिल्डिंग रियल लास्टिंग वैल्यू, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। क्योंकि एक कोई भी बिजनेस होता है जो कि उसका सिर्फ ये मुद्दा नहीं रहता कि उसको सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना है, सिर्फ मुनाफा कमाना ही नहीं हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। मुनाफा कमाने के अलावा हम अपने जो बाकी इन्वायरमेंट है या जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा करें, ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सो इसीलिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आई पिक्चर में जिससे क्या होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टोरी है ना उसको हम इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस और ह्यूमन कैपिटल स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं, सो दैट ऑल वैल्यू क्रिएटर्स एंड वैल्यू डिस्ट्रॉयर्स आर विजिबल इन अ सिंगल कोहेरेंट रिपोर्ट।
जिससे कि क्या होगा कि सारे जो भी वैल्यू क्रिएट करते हैं लोग, और या जो भी वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो भी हमने चीज़ों को बनाया उसको हार्म पहुंचाते हैं, वो सारे के सारे एक सिंगल रिपोर्ट में आ जाए। तो बेसिकली सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स, नंबर्स के अलावा जो भी कहानी चल रही है एक बिजनेस में, वो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे आ जाएगी। ना अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना कि जब मेरे को पढ़ाना होता है कोई भी कॉन्सेप्ट, तो मैं उसका प्रिंट आउट भी निकाल के रखती हूँ और मैं खुद भी यहाँ पे नोट्स बना के रखती हूँ, सो दैट मैं वो आपके साथ क्लास में डिस्कस कर सकूँ। तो अगर आप देखोगे कि मैं बीच बीच में पेपर को रेफर कर रही हूँ, सो दिस इज़ जस्ट द सेम थिंग, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ में नहीं है जो आप मिस ऑन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, क्यों ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग के साथ क्या प्रॉब्लम थी, जो हमारा पीएनएल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज वगैरह बना, वो क्या हुआ, वो सिर्फ रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स एंड असेट्स पे, ये सब चीज़ पे फोकस करता है। वो हम कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कैसे हम अपने वर्कर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और हम कैसे कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो जो है नहीं दिखाता, वो सारी चीज़ें वो नहीं दर्शाता, इसीलिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पिक्चर में आया। देन कम्स दी सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द शेयर्ड वैल्यू शिफ्ट। क्या हुआ कि दो स्कॉलर्स थे, पॉटर और क्रैमर, इनके बीच में एक आर्गुमेंट हुआ कि सस्टेनेबल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो शेयर होल्डर्स को तो कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करके ही दें, साथ ही साथ सोसाइटी को भी, अपने जो समाज है, समाज का भी भला करें। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी को ऐसे तरह से ग्रो करना चाहिए कि आसपास की कम्युनिटी भी अच्छे से हो, अच्छे से ग्रो करे। उसके अलावा हमें अपने इन्वायरमेंट को नहीं पल्यूट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, मान लो मेरी एक फैक्ट्री है बैंगलोर में, मैं सपोज करो इंदिरा नगर बैंगलोर का एक बहुत ही मेन एरिया है, मेरी एक वहाँ पे फैक्ट्री है, मैं कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हूँ, बट मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत मिसट्रीट कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रही हूँ, आसपास के रहने वाले लोग जो हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा मैं जो है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करती हूँ, लाइक क्लॉथ वेस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आसपास के जो डंप यार्ड है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पाइलअप हो रही हैं। तो मैं अभी अच्छा तो कर रही हूँ, बट I am going to be sustainable? Will I be able to last long in that area? मेरी कंपनी क्या वहाँ चल पाएगी या कहीं और भी चल पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरे इन सारी गतिविधियों की वजह से लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो वो आगे जाके मेरे खिलाफ़ केस कर सकते हैं, मेरे खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये शेयर्ड वैल्यू शिफ्ट मतलब क्या, कि वी आर बोरोइंग फ्रॉम इट्स ओन फ्यूचर। मतलब ये सारी हरकतें करके मैं क्या कर रही हूँ ना, कि मैं फ्यूचर से, अपने आगे आने वाले समय से जो अपनी कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए होना चाहिए, उसमें से ये चीज़ें मैं बोरो कर रही हूँ, मैं उधार ले रही हूँ, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आगे जाके मेरा सही से काम करना बहुत मुश्किल होगा। नाउ द स्टेक होल्डर रेवोल्यूशन, ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग सर्व्ड शेयर होल्डर्स। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग हम लोग करते थे, मतलब जब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग नहीं थी, तब हम क्या करते थे, सिर्फ शेयर होल्डर्स के बारे में मतलब जो है सोचते थे। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो लोग मेरी कंपनी में पैसा डालें और वो कंपनी के मालिक बन गए, तो वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो पहले हम सिर्फ शेयर होल्डर्स के बारे में जो है सोचा करते थे, बट अब शेयर होल्डर टर्म हटा के अब हम लोग स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचते हैं। अच्छा, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स कहीं भी आप पढ़ो, दो तरह के स्टेक होल्डर्स जनरली होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर होता क्या है? वो लोग जिनको हमारी कंपनी के गतिविधियों से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। अच्छा, दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक इंटरनल हो गए, एक एक्सटर्नल हो गए। जो इंटरनल वाले होते हैं वो लोग होते हैं जो मेरे बिजनेस में अंदर हैं, मतलब कि जैसे मेरे एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, मेरे एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या हो गए? जैसे मेरे कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, सप्लायर्स हो गए। तो ये लोगों के बारे में भी जब हम सोच के रिपोर्टिंग करते हैं तो उसी को इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या करता है कि वो सिर्फ ना शेयर होल्डर्स के बारे में सोचता है, बल्कि स्टेक होल्डर्स के बारे में भी सोचता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ हो गए, ये तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए, but who is thinking about the suppliers, the customers, the government? So that is why this stakeholder revolution की वजह से ये concept integrated reporting का आया।
अच्छा, क्यों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकेले सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी हमारा जो बैलेंस शीट और पीएनएल होता है वो क्या होता है? पिछले साल का होता है। इट इज़ ओनली अबाउट दी पास्ट परफॉर्मेंस। अब हम अपने क्या इनकम स्टेटमेंट से ये जान सकते हैं कि मेरी कंपनी अगले 5 साल में क्या करने वाली है? नहीं। देन उसके अलावा इनकम्प्लीट वैल्यू, इट डज़ नॉट इंक्लूड ह्यूमन, नेचुरल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू ड्राइवर्स। मेरी कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसे इनोवेशंस मेरे एम्प्लॉयज़ ने किए हैं। मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने बहुत अच्छे इनोवेशंस किए हैं जिसकी वजह से मेरी कंपनी बहुत अच्छा कपड़े का मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या ये सारी चीज़ें हम अपने पीएनएल और बैलेंस शीट पे दिखा पा रहे हैं? नहीं दिखा पा रहे हैं। देन नो एक्सटर्नैलिटीज़ कैन नॉट कैप्चर पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिल ओवर्स टू द थर्ड पार्टीज़। मतलब हमारा क्या इफेक्ट रहा है एक्सटर्नैलिटीज़ के बारे में हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक्सटर्नैलिटीज़ में क्या होता है कि हम क्या इफेक्ट, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं इंक्लूडेड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। देन नो स्ट्रैटेजी लिंक डज नॉट शो हाउ स्ट्रैटेजी कनेक्ट्स टू अ लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रिजर्वेशन। हाँ, मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारी कंपनी की आगे आगे जाके क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या हम किस तरह से अपना जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल को यूज़ करने वाले हैं या उसको हम कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले, ये कहीं भी मेंशन नहीं रहता है। कमिंग टू दी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशंस एंड रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये पर्टिकुलर स्लाइड नंबर 4 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस स्लाइड नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है ऐसे, पहले इंटीग्रेटेड रिपोर्ट दिया, फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दिया है, बट फिर इंटीग्रेटेड थिंकिंग दिया है। बट हमारा जो अप्रोच एक्चुअली में होता है वो उल्टा होता है। पहले हम इंटीग्रेटेड थिंकिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आता है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाती हूँ। मान लो आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, आपके टीचर ने आपसे पूछा कि तुम क्लास में कैसे अच्छा कर रहे हो, या आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि आप पढ़ाई में अच्छा कैसे कर रहे हो। तो आप बताओगे कि मम्मी मैं इस तरह से सोचती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के रिविज़न कर लूँगी, फिर मैं एक्सरसाइज कर लूँगी, फिर मैं स्कूल चली जाऊँगी, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी, स्कूल से आके होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं शाम को सही टाइम पे पढ़ाई करके फिर से सो जाऊँगी। तो इससे क्या होगा इससे मेरे ग्रेड्स अच्छे होंगे। तो ये मेरी एक थिंकिंग हुई, मैं इस तरह से सोच रही हूँ कि मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और साथ ही साथ मेरी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो रही है एज अ स्टूडेंट। फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में क्या होता है कि मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे जितने भी टेस्ट्स हो रहे हैं ना, उसके मैं जो है टेस्ट पेपर के नंबर्स कलेक्ट करके रख रही हूँ और उनको सारे के सारे अपने पेरेंट्स को दिखा रही हूँ, अपने मम्मी पापा को दिखा रही हूँ कि देखो ये अच्छे से मैं परफॉर्म कर रही हूँ। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो गया। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या हुआ, साल के एंड में मेरे मम्मी पापा स्कूल गए, पेरेंट टीचर मीटिंग में गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो है मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा जो मेरी टीचर ने उनको दिया, और उससे वो क्रॉस वेरीफाई हो गया कि जो भी मैं रिपोर्ट कर रही थी, जो भी मेरी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में जो भी मैं चीज़ें उनको बता रही थी कि देखो मैं सारे टेस्ट में अच्छा कर रही हूँ, मैं ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रही हूँ, वो सारी की सारी मेरे रिपोर्ट कार्ड पे मेंशन हुई। तो उसी तरीके से हम कंपनी के पीओवी से समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दीज बबल्स। इंटीग्रेटेड थिंकिंग, फाउंडेशनल माइंडसेट, लिंकिंग स्ट्रैटेजी एंड वैल्यू क्रिएशन। मैं अपने बिज़नेस में इस तरह से सोचती हूँ कि क्या होता है कि मेरी जो बिज़नेस की स्ट्रैटेजी होगी उससे हम ये इंश्योर करेंगे कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ वैल्यू क्रिएट करें, कुछ ऐसा आउटपुट क्रिएट करें। फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस दैट ऑर्गेनाइजेस एंड कनेक्ट द इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने क्या किया, मैं कंटिन्यूसली जो मेरे भी टेस्ट हो रहे थे, जो भी मेरी चीज़ें हो रही थी अच्छी हो रही थी, मैं उनको इकट्ठा करती रही और सारे इन्फॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करती गई कि अच्छा पिछले टेस्ट में मैंने अच्छा नहीं किया तो अगले वाले टेस्ट में मुझे अच्छा करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं अच्छे से पढ़ूंगी। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। थर्ड हो गया इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, पीरियोडिक डॉक्यूमेंट कम्युनिकेटिंग हाउ वैल्यू इज़ क्रिएटेड। अच्छा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ जिससे कि ये पता चलता है कि कैसे हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि बैलेंस शीट और पीएनएल हो गया और हमारे कंपनी के लिए, और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पूरी हो गई, और वहीं स्टूडेंट पीओवी से हमारा रिपोर्ट कार्ड जो किया है, जिससे कि क्या होता है पीरियोडिक डॉक्यूमेंट कम्युनिकेटिंग हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड। साल के एंड में हमारे पेरेंट्स को पता चल गया कि हम कैसा कर रहे हैं। सिमिलरली इंटीग्रेटेड रिपोर्ट से हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को पता चल गया कि ये बिजनेस कैसा कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड थिंकिंग का। सबसे पहले
इंटीग्रेटेड थिंकिंग आएगा, सेकंड नंबर पे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आएगा, थर्ड आएगा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट पे। अगर आप ये जो मैंने स्टूडेंट वाला एनालॉजी यूज़ करके समझाया है, आप इस तरह से आप सोचोगे और इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना एग्जाम में, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बट एनीवेज हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड थिंकिंग इज द फाउंडेशनल माइंडसेट व्हेन एम्बेडेड इन ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग नेचुरली इनकॉर्पोरेट्स नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जब हमारी सोच इस तरह से होती है तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है और जो मैनेजमेंट का रिपोर्ट होता है उसमें अपने आप नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम इंक्लूड करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होगी और जो हमारा पीरियोडिक आउटपुट होगा उसको हम इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कहते हैं। द थ्री कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट, आपस में एक दूसरे से मिले जुले हैं बट अलग अलग है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड थिंकिंग आती है, थिंकिंग पहले आएगी, पहले हमें सोचना है कि हमें स्टेक होल्डर्स के बारे में भी सोच के काम करना है, और फिर उसके बाद क्या आता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आता है। ये क्या है, इट इज़ जस्ट ए कंप्लायंस एक्सरसाइज रादर दैन अ जेन्युइन रिफ्लेक्शन, मतलब कि ये एक तरह से हम बता रहे हैं कि हम रिपोर्ट करें कि हाँ देखो मम्मी मैं सारे टेस्ट में अच्छा करी, इसका मतलब है कि मेरा फाइनल आउटपुट तो अच्छा ही आने वाला है, मेरा रिपोर्ट कार्ड में जब फाइनल एग्जाम्स का जब भी मार्क्स आएगा तो वो अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। एंड लास्टली इंटीग्रेटेड रिपोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये बोला एग्जाम क्रिटिकल क्यों, क्योंकि सबसे पहले थिंकिंग आएगी फिर रिपोर्टिंग आएगी, तो रिपोर्ट अपने आप सही हो जाएगी। जब आपकी थिंकिंग सही है तो आपकी रिपोर्टिंग भी कहीं ना कहीं सही होगी, और अगर रिपोर्टिंग सही नहीं भी है तो आप अपने थिंकिंग को उस हिसाब से, आप अपने सोच को उस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है वो अच्छा हो जाए। जब आपका रिपोर्टिंग अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका फाइनल रिपोर्ट है वो सही हो जाएगा। देन प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, क्या है प्राइमरी पर्पस, मतलब क्यों हम पहले बात तो बनाते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज टू एक्सप्लेन टू द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू ओवर टाइम। अच्छा, जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइड करे, मतलब जो हमारे इक्विटी होल्डर्स हुए, उनको हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो बिजनेस है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे समय के साथ साथ एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, कुछ वैल्यूबल क्रिएट कर रहा है, कुछ महत्वपूर्ण क्रिएट कर रहा है हमारे सोसाइटी के लिए। सो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल कौन कौन हुए, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड अदर्स हु सप्लाई फंड्स, जो भी हमारे बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, भले ही वो ओनर्स हो या भले ही वो हमारे जो है जिन्होंने हमें पैसा उधार दिया हो। सो they need more than historical financial data to make a sound capital allocation decision। अच्छा, अब आप ये मान लो आप कहीं भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में पैसा डालो तो आप क्या सिर्फ उसके प्रॉफिट पे देखोगे, आप ये भी तो देखोगे ना कि वो बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो इन्वायरमेंट में कहीं पोल्यूशन तो ज़्यादा नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें भी आप कंसिडर करोगे ना जब आप कहीं भी किसी भी बिजनेस में पैसा डाल रहे हो। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड द फुल रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू जनरेट रिटर्न सस्टेनेबली। तो इसीलिए उनको क्या जानना है कि उन्हें सारे फैक्टर्स, ना कि सिर्फ क्वांटिटेटिव बट क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी कंसिडर करते हैं, ये जानने के लिए कि वो जहाँ पैसा डाल रहे हैं उनका रिटर्न सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं, मतलब कि हर साल सेम अमाउंट ऑफ आता रहेगा रिटर्न्स, नॉट सेम अमाउंट बट कंसिस्टेंटली आता रहेगा कि नहीं, मतलब एक बराबर सा आता रहेगा कि नहीं साल दर साल। While primary audience is providers of financial capital, an integrated report also benefits all other stakeholders, employees, suppliers, business partners, local community, legislators, regulators and policy makers। कहने को तो है कि जो हमारा प्राइमरी पर्पस है वो एक्सप्लेन करना कि प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल को कि ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कैसे क्रिएट करती है, बट हम अदर स्टेक होल्डर्स को भी कंसिडर करते हैं जब हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनाते हैं। वो क्या है, कौन कौन है, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स, लोकल कम्युनिटीज, लेजिस्लेटर्स, रेगुलेटर्स एंड ऑल दी पॉलिसी मेकर्स। नाउ अब आ जाता है IIRC's गोल्स, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव। IIRC क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल।
तो ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल से रिलेटेड है, और इसका कुछ गोल, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव है। गोल मतलब कि क्या करना चाहती है, मिशन यानी कि कैसे करना चाहती है, विजन मतलब कि क्या आगे जाके करना चाहती है, और ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या अचीव करना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है। तो IIRC का गोल क्या है कि इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कैपिटल प्रोवाइडर्स। जो भी हमारे बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं उनको जो भी हमारे बिजनेस के बारे में जो भी जानकारियाँ मिले वो और अच्छी हो और ज़्यादा क्लियर हो, जिससे लोग अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली बना पाएँ। देन प्रमोट कोहेसिव एफिशिएंट कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, मतलब हमें अपने बिजनेस के बारे में ऐसा रिपोर्ट करना चाहिए कि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। फिर इन्हांस अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल 6 कैपिटल्स। 6 कैपिटल्स क्या है अभी हम आगे समझेंगे। तो वो 6 के 6 कैपिटल्स के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से अकाउंटेबल रहें, मतलब हम जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहें। और फिर सपोर्ट इंटीग्रेटेड थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और ये इंश्योर करना कि हमारा जो बिज़नेस है, जो कोई भी बिज़नेस है, वो इस तरह से सोचे कि जहाँ पे इंटीग्रेटेड थिंकिंग और इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग हो। फिर मिशन यानी कि हाउ टू इस्टेब्लिश इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग विद इन मेन स्ट्रीम बिजनेस प्रैक्टिस एज नॉर्म इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। मतलब हमें कैसे हम ये गोल अचीव करेंगे और इंटीग्रेटेड थिंकिंग का, ये इंश्योर करके कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग रहे। फिर हमें क्या बनना है, टू अलाइन कैपिटल एलोकेशन एंड कॉर्पोरेट बिहेवियर टू वाइडर गोल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा हमारे सही रहे वो इंश्योर करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे, मतलब हमारा एक सही तरीके से ग्रोथ होता रहे। ऐसा नहीं है कि इस साल मेरी कंपनी में 40% ग्रोथ हुआ तो अगले साल ओनली सिर्फ 10% ग्रोथ हुआ। हमारा सही तरह से होलिस्टिक अप्रोच में ग्रोथ होता रहे। और हमारा टारगेट क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, टू चेंज द कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम सो दैट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बिकम्स ग्लोबल नॉर्म। मतलब ये एक ग्लोबल नॉर्म बन जाए जिससे कि हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नाउ कम्स द वैल्यू क्रिएशन एंड द 6 कैपिटल्स। अच्छा, वैल्यू क्रिएशन क्या है? वैल्यू क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स दैट आर मोर वैल्यूएबल दैन द इनपुट्स कंज्यूम्ड। मतलब जो चीज़ें हम अपने बिजनेस में इनपुट्स डाल रहे हैं, जो चीज़ें हम अंदर डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा हम अपने कंपनी से बाहर निकाल सकें, आउटपुट निकाल सकें। यानी जितना मान लो मैंने टर्म्स में कैसे आपको जस्टिफाई करूँ, जैसे सपोज करो मेरे पास 50 बहुत ही केपेबल एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे कपड़े मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस है, 50 बहुत ही केपेबल एम्प्लॉयज़ है जो कपड़े मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं। तो वो जो 50 मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो कुछ ऐसा क्रिएट करें मेरे बिजनेस के लिए कि जो उनके वर्थ से ज़्यादा, वो उन 50 एम्प्लॉयज़ की सैलरी से या उनके खुद के नेट वर्थ से ज़्यादा हो। तो ये कॉन्सेप्ट है वैल्यू क्रिएशन का। ठीक है, अब फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कैसे वैल्यू क्रिएट होगा, इनेबलिंग फाइनेंशियल रिटर्न्स टू प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। भाई मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो मेरे प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे लेंडर्स हैं, उनको भी और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और वही मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वेस्ट कम से कम हो, और उसके अलावा हम लोग अपने वातावरण को अच्छा रखें। वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वेस्ट से कुछ कपड़े बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि वो सोसाइटी को, वो समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो वैल्यू कैसे क्रिएट हुई? पहली बात तो 2 तरह से वैल्यू क्रिएट हुई। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे, कि जो हमारे फाइनेंशियल कैपिटल के प्रोवाइडर्स हैं, जो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम अच्छा से रिटर्न दे रहे हैं, फाइनेंशियल रिटर्न अच्छा दे रहे हैं। और स्टेक होल्डर्स के लिए और सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स के लिए हम ये कर रहे हैं कि हम उनको जो है ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम अपने वातावरण को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वातावरण में को फ़ायदा ही पहुँचा रहे हैं। भाई हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी कोई जो वेस्ट रहा उसको हम यूज़ करके कपड़ा बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ A critical insight: the value of a company creates for itself is directly interrelated with the value it creates for others. You cannot sustainably maximize one while ignoring the rest. हाँ, जो अपने लिए कंपनी वैल्यू क्रिएट करो और जो बाहर सोसाइटी के लिए क्रिएट करे, दे आर डायरेक्टली इंटररिलेटेड। शॉर्ट टर्म के लिए आप भले ही अपने लिए वैल्यू क्रिएट करते जाओ और सोसाइटी के लिए उतना नहीं करो, बट वो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको इस तरह से वैल्यू क्रिएट करना है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्रिएट हो, साथ ही साथ आपके स्टेक होल्डर्स के लिए भी क्रिएट हो।
वैल्यू इज़ क्रिएटेड व्हेन बेनिफिट्स फ्रॉम द कैपिटल एक्सीड्स कैपिटल कंज्यूम्ड, वही है मैंने अभी ऊपर बात की। और फिर वैल्यू इज़ प्रिजर्व्ड थ्रू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, superior quality and customer satisfaction. Value is diminished when poor strategy or execution causes goals not to be achieved. अच्छा, preserved कैसे रहता है? continuous improvement से हमारा जो है business आगे जाके काफ़ी सारे जो है अपने अंदर improvements कर रहा है, कुछ ना कुछ जो है फ़ायदे हो रहे हैं हमारे business को। फिर value diminish कैसे होता है? when poor strategy और execution cause goals not to be achieved, जब हमारी strategy अच्छी नहीं होती है और हमारा goal properly जो है हम उसको achieve नहीं कर पाते हैं, तब हमारी value क्या होती है? value diminish होती है। अब आता है एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होगा कि जो भी इफेक्ट होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होगा ऑफ एन एक्टिविटी बॉर्न बाय अ थर्ड पार्टी नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन। अच्छा, कैसे समझते हैं? पहले तो दो तरह की एक्सटर्नैलिटी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आप ये समझो कि जो आप क्या बोलते हैं इफेक्ट होगा, सब मेरे पास बहुत ही वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स है जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। A well-educated workforce raises productivity for employers who did not pay for that education. मेरे पास 50 बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, सारे के सारे IIT पास आउट हैं, बट क्या मैंने उनके IIT के फीस स्पॉन्सर की? नहीं, बट स्टिल वो इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो है मेरे जो कैपिटल में है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मेरा बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, मेरे शेयर होल्डर्स को अच्छा पैसा रिटर्न मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या हुई? अ फैक्ट्रीज एयर पोल्यूशन damages the health of the nearby residents who bears the cost without receiving any benefit. मेरी बीच बैंगलोर के में एक अपनी बिजनेस फैक्ट्री है जहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से आसपास के रहने वाले लोग जिनको हमारे बिजनेस से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा बट उल्टा नुकसान हो रहा है, तो ये क्या होगा? दिस विल रिजल्ट इन अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है हमारे बिजनेस का। Now, coming to the 6 capitals. So ये 6 capital हैं। Capitals are the sources and relationship that organization use and effect in process of creating value. They are stocks of value that are increased or decreased or transformed by the organization's activities and outputs. ये जो 6 capital हैं, इन 6 capital का use और effect होगा इन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू। इनका कुछ ना कुछ हम इस्तेमाल करेंगे और इनके इस्तेमाल करने से जो भी आउटपुट आएगा उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा वैल्यू इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। पहला क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल, पूल ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज ऑब्टेन्ड थ्रू डेट, इक्विटी, ग्रांट्स और रीइन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइनेंशियल कैपिटल जो भी पैसा आया। इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर, ये सारे इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गए। या तो ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ अपना होता है, जैसे कि नॉलेज सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, कुछ हमारा प्रोसीजर ऐसा है कि जो जिसकी वजह से हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमारे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। हमारे जो बाकी सपोज़ करो कपड़ा प्रोड्यूस करने वाली बिजनेस है, उनके पास वो सारा प्रोसेस नहीं, बट हमारे पास वो प्रोसेस है, तो ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गया। देन सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, तो हमारा जो कंपनी और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, जैसे मेरी कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, लोग हमारे बिज़नेस पे भरोसा करते हैं कि हाँ ये बिज़नेस जहाँ भी इसकी फैक्ट्री रहेगी वो कभी भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करने वाली, और हमारे पास प्रॉपर लाइसेंसिंग है टू ऑपरेट दैट बिजनेस इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये हो गया सोशल और रिलेशनशिप कैपिटल। फिर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल क्या होता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि मशीनरी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ट्रक्स हो गया, वेयर हाउसेज हो गई, ये सारा हमारा क्या हुआ? मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल हो गया। देन ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स, कैपेबिलिटीज़, एक्सपीरियंसेस, मोटिवेटर्स एंड लॉयल्टीज़ ऑफ द पीपल, ये सारे लोग हो गए हमारे ह्यूमन कैपिटल हो गए। जैसे कि बहुत सारे हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ हो गए जो काफ़ी साल से मेरे कंपनी में है, 15 साल से मेरा कंपनी में है, तो उसका क्या हुआ? लो एम्प्लॉय टर्नओवर हुआ। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब कि क्या, कि हम कितने जल्दी हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ आते हैं जाते हैं। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर हाई हुआ तो वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ उतनी जल्दी आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें एम्प्लॉय टर्नओवर लो रखना चाहिए।
देन नेचुरल कैपिटल क्या हुआ, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड इकोसिस्टम हेल्थ। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें ये भी एक तरह का हमारा कैपिटल होता है जिसको हमें एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए और हमें उसको डिप्लीट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसको याद करने का मेमोरी ट्रिक क्या है, फी हिंस ये एक मेमोरी ट्रिक है कि आप सारे के सारे 6 कैपिटल्स को कैसे याद रखोगे। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल याद रखो तो एग्जाम्पल के हेल्प से अपने आप वो कैपिटल आपको समझ में आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। हाँ, तो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, राइट, इन्फिनिटी का साइन बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू क्रिएशन क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस साइकिल, इट इज़ अ कंटिन्यूअस साइकिल। आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ इनपुट डालोगे, फिर एक बिजनेस एक्टिविटी होगी जिससे कुछ एक आउटपुट आएगा और जिसका एक आउटकम होगा। मतलब कि आउटपुट से क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनपुट्स आर दी 6 कैपिटल्स और बिजनेस एक्टिविटीज़, जिससे आप क्या होता है कि इनपुट्स को बिजनेस मॉडल के हेल्प से उसमें कुछ ना कुछ गतिविधियां करते हो जिससे कि एक हमारा आउटपुट आता है और उस आउटपुट से लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आउटकम इज़ व्हाट दी कॉन्सिक्वेंसेज और दी इफेक्ट इज़। अच्छा, आउटपुट और आउटकम में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आउटपुट वर्सेस आउटकम, P वर्सेस E याद रखो। आउटपुट इज़ what you produce, outcome is the effect on the capital। सो इससे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो बस इतना ध्यान रखो। आउटपुट क्या होगा, what you produce, आउटपुट में P आ रहा है, आउटपुट से उससे याद रखो। आउटकम में E आ रहा है, E से याद रखो इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारे जो भी सारे 6 कैपिटल्स हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट ओवरलेइंग द एंटायर साइकिल। अच्छा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा क्या होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, अनकंट्रोलेबल होगा और ये क्या होगा, इसको हमें देखना है, समझना है और उसी के हिसाब से इसमें रिस्पॉन्ड करना है। सो दीज आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दिस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट मस्ट बी मॉनिटर्ड, अंडरस्टूड एंड रिस्पॉन्डेड टू। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें इसको क्लियरली मॉनिटर करना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग उसमें उसको जवाब देना है। देन ओवरलेइंग गवर्नेंस एलिमेंट्स। अच्छा, ये सारे गवर्नेंस के एलिमेंट्स है। मिशन एंड विजन यानी कि क्या पर्पस है हमारे बिजनेस का और हम क्या बनना चाहते हैं। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या खतरा है हमारे बिजनेस को और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या चांस मिलने वाला है हमारे बिजनेस को कुछ अच्छा करने के लिए। स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्स एलोकेशन मतलब हमारा क्या प्लान है और हम कैसे अपने जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी मेरे पास कैपिटल है, जो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे पास समय है, हम उसको कैसे वाइजली यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम चतुराई से यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के और अपने स्टेक होल्डर्स के फ़ायदे के लिए। फिर गवर्नेंस मतलब कि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, वो सारी चीज़ों को देखते रहें और इंश्योर करते रहें कि सब चीज़ें सही से होती रहें। फिर परफॉर्मेंस यानी कि क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या आउटपुट आया, वो होता है परफॉर्मेंस। और आउटलुक मतलब कि फ्यूचर के बारे में सोच समझ के काम करना। तो ये हो गया हमारे सारे गवर्नेंस के एलिमेंट्स। Now the 8 content elements and 7 guiding principles। अच्छा, ये 8 content elements और 7 guiding principles को भी हम समझते हैं। पहली बात तो 8 content elements का ये एक कंपनी का स्टोरी है, ठीक है। और जो 7 guiding principles है, 7 guiding principles क्या है कि उससे हमें समझ में आता है प्रिंसिपल से कि हम अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को कैसे लिखें। अच्छा, तो जो 8 कंटेंट एलिमेंट्स हैं, तो पहला क्या है, हु आर वी, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू क्या है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, मतलब हम कौन हैं और हम क्या करते हैं और उसके वजह से हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। गवर्नेंस में क्या होता है कि हु मेक श्योर द कंपनी इज़ रन ऑनेस्टली एंड प्रॉपरली। टॉप लेवल मैनेजर्स जिसमें आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, जिनका काम रहता है ये इंश्योर करना
कि कंपनी सही तरीके से चल रही है और कंपनी इज़ रन ऑनेस्टली एंड प्रॉपरली, मतलब कोई भी बिना फाउल प्ले के कंपनी अच्छे से चल रही है। थर्ड हो गया बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में क्या होता है, हाउ कंपनी मेक्स मनी एंड क्रिएट्स वैल्यू, कंपनी कैसे पैसा बना रही है और कैसे वैल्यू क्रिएट कर रही है। फिर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हो गया कि हमारी कंपनी को क्या हर्ट कर सकता है और क्या हमारी कंपनी को बढ़ने में आगे मदद कर सकता है। फिर स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्स एलोकेशन में क्या होता है कि हमारा प्लान क्या है कंपनी में और हम कैसे अपने लोगों को इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम अपने सारे कैपिटल को, टाइम को इस्तेमाल करेंगे। ये हम ऑलरेडी अभी पिछले वाले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। देन परफॉर्मेंस में क्या होता है, परफॉर्मेंस में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि क्या हमने अपने काम को सही तरीके से प्लान किया, फिर और हमें उससे क्या रिज़ल्ट मिला, क्या आउटपुट मिला। फिर आउटलुक में क्या होता है कि हम देखते हैं कि आगे हम ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग होता है आउटलुक। तो एक चीज़ ध्यान रखो, परफॉर्मेंस इज़ बैकवर्ड लुकिंग एंड आउटलुक इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, ये एक चीज़ ध्यान रखो। देन बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, हाउ डिड वी प्रिपेयर दिस रिपोर्ट एंड वेयर डिड द इन्फो कम फ्रॉम, मतलब कहाँ से हम ये रिपोर्ट प्रेजेंट बनाए, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिली और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑल्सो। देन कम्स दी 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि हम कैसे उस रिपोर्ट को लिखेंगे। अच्छा, स्ट्रैटेजिक फोकस एंड ओरिएंटेशन एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, मतलब फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड फ्यूचर, लॉन्ग टर्म गोल्स पे ध्यान रखना है और फ्यूचर पे ध्यान रखते हुए हमें करना है। देन कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमें ये दिखाना है कि सारी चीज़ें एक बिज़नेस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये हमें दिखाना है। फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, तो हमें ये दिखाना है कि हम सारे लोगों के बारे में समझते हैं, ना कि सिर्फ हम अपने शेयर होल्डर्स बल्कि हम अपने स्टेक होल्डर्स वेदर इट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल, उनसे उनके बारे में समझते हैं, उनके बारे में हम केयर करते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि सब लोग कैसे इससे प्रभावित होंगे। फिर मटीरियलिटी, मतलब सारे की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, की इन्फॉर्मेशन वो हमें इंक्लूड करना है। फिर कंसाइसनेस मीन्स व्हाट, कि रिपोर्ट को हमें इंटीग्रेटेड बनाना ही बनाना है, बट साथ ही साथ उसको क्रिस्प एंड क्लियर रखना है, बहुत ही डिटेल्ड नहीं करना है। देन रिलायबिलिटी एंड कम्प्लीटनेस, मतलब कि हमें ये इंश्योर करना है कि हमें सही इन्फॉर्मेशन देना है और पूरा इन्फॉर्मेशन देना है जिससे लोगों को भरोसा हो। देन कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, ये इंश्योर करना है कि हर साल जो भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही तरीके से दे रहे हैं और सही रहे, मतलब एक जैसी रहे ओवर द ईयर, सो दैट हम लोग पिछले साल की इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इस साल की इंटीग्रेटेड रिपोर्ट से कंपेयर कर पाएँ। तो ये हमारे 7 प्रिंसिपल्स हैं और इन 7 प्रिंसिपल्स को याद करने का यहाँ पे हमें मेमोरी ट्रिक भी दे के रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 10th 9th स्लाइड। कमिंग टू द 10th स्लाइड, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये वाला जो स्लाइड है इसमें आपको काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बारे में दिया हुआ है कि क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो क्योंकि हम CMA US पढ़ रहे हैं तो हमें US पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट हमें बाकी कंट्रीज़ का भी ध्यान में करके रखना चाहिए। तो पहली बात तो CMA US में मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट एक्सेप्शन किसके लिए है, माइन सेफ्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट मिनरल डिस्क्लोजर्स। ये जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, ये US में मैंडेटरी नहीं है। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, बट माइन सेफली करें और कॉन्फ्लिक्ट मिनरल डिस्क्लोजर, जो भी माइनिंग वगैरह में एसोसिएटेड है कंपनीज़, वो सारी की सारी सही से सेफली माइनिंग कर रही हैं, उन अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने इन्वायरमेंट को नहीं इम्पैक्ट कर रही हैं और किसी चीज़ को वातावरण में नहीं कुछ प्रदूषण फैला रही है, इसको इंश्योर करना है। एंड कॉन्फ्लिक्ट मिनरल डिस्क्लोजर, मतलब ये इंश्योर करना है कि हम जो है मिनरल्स के बारे में, जो भी मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अगर वो भी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग है उसके बारे में भी क्लियरली डिस्क्लोज करना है। और काफ़ी सारी लार्ज कंपनीज रिपोर्ट करती हैं वॉलेंटरली। अच्छा, यूरोपियन यूनियन EU साइड, यूरोप साइड में क्या है, रिक्वायर्स लार्ज पब्लिक एंटिटीज़ विद 500+ एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंटल सोशल एम्प्लॉय ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मैटर्स। इन सारे को इंश्योर करना है कि इनके बारे में यूरोपियन यूनियन में लार्ज कंपनीज है जिनमें 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करना ज़रूरी ही है। साउथ अफ्रीका
यहाँ पे फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। बस इतनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, जो कि मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में उतना हेवली टेस्टेड नहीं है, बट स्टिल गुड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट कम्स दी की ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में बात करती है। फर्स्ट आता है GRI, जो कि 1997 में बॉस्टन में फाउंडेड थी एंड जिसने पहला सस्टेनेबिलिटी पे गाइडलाइंस दिया इन 2000। फिर नेक्स्ट आता है IIRC, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। इंटरनेशनल मैंने इंस्टीट्यूशनल वहाँ पे बोल दिया था स्टार्टिंग में जब मैं बात कर रही थी IIRC के बारे में, बट इट इज़ इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2010 में फाउंड हुई, और ये ध्यान रखो कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को ना हमेशा ऐसे दो ब्रैकेट्स के बीच में, दो ये ऐसे जो है ना ग्रेटर देन और स्मॉलर देन साइन के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लेके आया, जिससे कि ग्लोबल कोलिशन ऑफ रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स, कंपनीज, स्टैंडर्ड सेटर्स, अकाउंटेंट्स एंड NGOs का रहे। मतलब कि सारे के सारे लोग साथ में इसके बारे में रिपोर्ट करें। तो इंटरनेशनल काउंसिल ने, दिस इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल ने 2013 में ये फ्रेमवर्क लेके आए। Then SASB, Sustainability Accounting and Accounting Standard Board. This launched 77 industry-specific standards in November 2018, focus on financially, materially sustainability issues and independent non-profit, इन सब चीज़ के बारे में। फिर ISO 26,000 के बारे में क्या है, इंटरनेशनल गाइडेंस स्टैंडर्ड्स ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिटिकल डज नॉट प्रोवाइड अ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, ये क्या है, एक चीज़ तो है इंटरनेशनल ISO 26,000 क्या है, इंटरनेशनल गाइडेंस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन ये हमें कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में नहीं बताता है। Then IRC of South Africa, IRC of South Africa क्या है, it published a national integrated reporting framework in 2011, the direct starting point of the IIRC's framework। IRC साउथ अफ्रीका का क्या है, ये एक अगेन फ्रेमवर्क बताता है 2011 में जो कि आया, जो कि डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था हमारा IIRC के लिए। तो ये सारी इस स्लाइड में मैं अगर बोलूँगी तो इस स्लाइड में आपको ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट करी हैं, ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, बट अगेन दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। इसको आप याद समझ लेना, ध्यान में रखना, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट इट इज़ दैट हेविली टेस्टेड। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे ISO 26,000 हो गया, IIRC हो गया, फिर US में क्या है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, मतलब क्या क्या हमारे जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करने के, उसके बारे में है। पहली बात तो पहला बेनिफिट क्या है, रिपोर्टिंग डिसिप्लिन एंड क्लैरिटी। मतलब क्या होता है कि इसके वजह से हमारा जो रिपोर्ट है वो एकदम क्लियर रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है और लोगों को बहुत आराम से समझ में आता है। फिर बेटर इंटरनल डिसीजन मेकिंग, तो उससे क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के हेल्प से वो अच्छे से डिसीजन बना सकते हैं, उनको पता है कि कौन सी उनकी एक्टिविटी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। थर्ड है स्ट्रॉन्गर इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। इससे क्या होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के हेल्प से भी कि हम अपने रिकॉर्डिंग को और मतलब जो रिकॉर्डिंग यानी कि जो कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको और हम अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं कि वो और अच्छे से रिकॉर्ड्स बने, और हमारा जो भी इंटरनल कंट्रोल है उसको भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। Then greater employee management, employees understand the company's purpose and feel more involved। उससे क्या होगा कि employees को लगेगा कि कंपनी में जो है कंपनी में वो और ज़्यादा मतलब उनको लगेगा कि लोग जो employees को लगेगा कि जो मैनेजर्स हैं वो कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन बना रहे हैं वो हमसे पूछ के बना रहे हैं, तो उनको इंक्लूसिव फील होगा, उनको ये लग नहीं बाहरी जैसा फील नहीं लगेगा, उनको ये लगेगा कि हम इस कंपनी के पार्ट हैं। देन रिड्यूस्ड रेपुटेशनल रिस्क, मतलब इससे क्या होता है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आप सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हो तो लोगों को आपकी कंपनी में ट्रस्ट बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा और आपकी कंपनी का इमेज भी प्रोटेक्टेड रहेगा। देन इन्हांस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, उससे क्या होगा कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी में निवेश करते हैं उनको आपकी कंपनी पे और ज़्यादा भरोसा होगा और वो आपकी कंपनी के बारे में और ज़्यादा अच्छा सोचेंगे।
Okay, so we discussed all the benefits or the advantages. Now let's discuss the challenges, limitations, or the disadvantages of integrated reporting. So first is requires top level commitment. So top level management must fully support the integrated reporting. Then only a business can easily issue the integrated report. Otherwise, it will become really difficult for them. Then establishes non-financial standards. So there are there is no established financial standard for this, because they are all the qualitative factors or figures which we are disclosing. So there are no common rules for measuring these non-financial information. Third, it's hard to decide what information is important. Like materiality is subjective and complex. That's why it is termed as we need to decide based on a lot of scenarios, because something could be not at all important to us, but it is material, it is important for the stakeholders, for the internal, maybe the external stakeholders. So that is why it is materiality can be subjective and complex. Then adequate assurance is difficult. So it's difficult to verify that all non-financial information is correct. Why? Because we don't have any such criteria or maybe any factor with the help of which we can double check and ensure that whether it is correct or not. Then significant investment required. It takes a lot of time, money and effort to make the integrated report, because we are also including the non-financial aspects as well. Then lastly, risk of disclosing competitive information. There could be a probability that if I am disclosing that I have a very good employee force and I have this kind of intellectual property, so my competitor can know about it and they can also factor in all those particular qualities which we have and they don't have, and they can also do well and take our customers. Something like that can happen. So that is why integrated reporting is challenge in such scenarios. So yeah, we are done with the integrated reporting. Now let's have a look at the last slide, which is about the exam guidance, some summaries, memories and tricks, memory tricks. So memory tricks are given over here for the 8 elements, the 7 principles, the 6 capitals, then the value flow, that there will be input, then activities, then output, there will be again an outcome and back to input. Why? Because value flow is a continuous process. Then time orientation of content elements. Performance is related to backward, outlook and strategy is forward, risks and opportunities are give after that. Then comes the context, which is the overview and the governance. So this is like not that important, but what we need to remember over here: outlook and strategy is forward, performance is backward. Then key dates and timeline. So this is given for reference purpose, no need to remember all this, just it's given over here for your reference purpose. And lastly lastly we have the examiner twist and common mistakes. मतलब कि क्या mistakes कर सकते हैं students और क्या examiner trap डाल सकता है. पहले तो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल इंक्लूड्स एक्सटर्नल असेट्स. पहले बात तो ये देख सकता है कि जैसे कि पब्लिक रोड, म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट एंड गवर्नमेंट बिल्ड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल इवन इफ द कंपनी डज नॉट ओन देम. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फिर ISO 2000 एक इज़ नॉट अ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फिर एक ट्विस्ट क्या डाल सकता है कि प्राइमरी ऑडियंस इज कैपिटल और प्रोवाइडर्स. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का प्राइमरी ऑडियंस सिर्फ कैपिटल प्रोवाइडर्स होता है, जबकि हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करते हैं फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स. फिर रिस्क, आउटलुक और परफॉर्मेंस में कन्फ्यूजन डाल सकते हैं. परफॉर्मेंस इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आउटलुक क्या है, करेंट स्पेसिफिक रिस्क प्लस व्हाट वी आर डूइंग नाउ, इससे रिलेटेड है. सॉरी उल्टा मैं बोल दी. परफॉर्मेंस क्या है, पास्ट पीरियड का रिजल्ट है. आउटलुक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है. रिस्क इज रिलेटेड टू करेंट स्पेसिफिक रिस्क एंड व्हाट वी आर डूइंग नाउ. और टाइम ओरिएंटेशन इज द की डिस्टिंग्विशर. ये सारी चीज़ों को हमें समझ के रखते हैं जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. अच्छा, एग्जाम थिंकिंग टिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी सिनेरियो बेस्ड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर पूछा जाता है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर एंड आस्क विच कंटेंट एलिमेंट इट बिलोंग्स टू, अप्लाई द टाइम ओरिएंटेशन टेस्ट फर्स्ट. अगर पास्ट पीरियड है तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है तो आउटलुक से रिलेटेड है, करेंट रिस्क और रिस्पॉन्स से रिलेटेड है तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड है. सो चेक द सब्जेक्ट मैटर फॉर द रिमेनिंग 5 एलिमेंट्स. सबके लिए सब्जेक्ट मैटर करना चेक ज़रूरी है.
तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमारे बेनिफिट्स, चैलेंजेस और सब कुछ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हमने कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, आई थिंक ये एडवांटेजेस, चैलेंजेस, हाँ सब हो गया, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, चैलेंजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, चैलेंजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ कंसर्न्स है, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई होप आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया हो।